हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेइंग विद बायोलॉजी। आज हम लोग करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट। 11th क्लास का पहला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है बहुत ही। तो ये जैसे कि 11th में हम 11th वो क्लास होती है जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एज सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर कुछ ऐसा है जो बायोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं कि भाई हम बायोलॉजी में आखिरकार पढ़ते क्या हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। और ये वन शॉट है तो इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एज अ होल रिवाइज करने वाले हैं जो भी हमारे सिलेबस में है। अब इसमें एक मैं डिस्क्लेमर टाइप देना चाहूँगा कि जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टेक्सोनॉमिकल एड्स, वो चैप्टर मतलब टॉपिक डिलीट हो चुका है नीट और CBSE दोनों के ही सिलेबस से। और जो पहला टॉपिक है लिविंग को समझने वाला कि वो लिविंग क्या होता है, क्या कैरेक्टर्स हैं, वो वाला जो टॉपिक है वो बोर्ड से डिलीट हो चुका है, CBSE बोर्ड से, बट नीट में वो अभी भी है। तो मैं उसको भी कवर करवाऊँगा, लिविंग वाले टॉपिक को भी। तो जो भी बच्चों ने सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ना है वो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके लिविंग वाले टॉपिक से बाद से देखें, और जो नीट के लिए भी करना चाहते हैं वो लिविंग से ही देखें, शुरुआत से देखें। तो चलिए अभी शुरू करते पहले आज के गोल्स देख लेते हैं कि भाई इस गोल मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से गोल्स हैं जो हमको कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमको जो करना है वो है, तो भाई जो हमको टॉपिक समझने हैं, गोल समझने हुए हैं, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग लिविंग, कि भाई लिविंग को हम समझेंगे क्योंकि देखो बहुत मैंने पहले ही बताया कि बहुत बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो बेसिक चीज़ें ही समझनी है, जैसे कि लिविंग को समझना कि हम कौन से ऐसे बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम कहेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। और ये जो पहला टॉपिक है जो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ नीट के सिलेबस में अभी बचा है, और जो हमारा बोर्ड्स का सिलेबस है उससे ये क्या हो चुका है भाई, डिलीट हो चुका है। बोर्ड्स वाले बच्चों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जो हमारा टॉपिक है अगला लिविंग के बाद, उसको हमें समझना है बायोडाइवर्सिटी, कि जो हमने लिविंग समझ लिया उसके बाद फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बहुत तरह के होती हैं कि कौन सी स्पीशीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। तो बायोडाइवर्सिटी में समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है अर्थ पे, उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी में हम समझेंगे कि हर एक स्पीशीज़ को नेम कैसे दिया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे अंडर द टर्म नॉमेनक्लेचर। फिर नॉमेनक्लेचर के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई हमने ऑर्गेनिजम्स को नाम तो दे दिया, फिर हम उनको क्लासीफाई कैसे करें, और ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को ही कहा जाएगा टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का टेक्सोनोमी। इस टॉपिक से नीट में 1 या 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और फिर अगला चैप्टर है मतलब टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जो कि एक तरह से कह सकते हो कि टेक्सोनोमी के अंडर ही आता है। इसमें टेक्सोनोमी तो जैसे हमें एज अ ब्रॉड देख लेंगे, फिर उसके बाद टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में देखेंगे कि भाई टेक्सोनोमी की स्टडी के दौरान ऑर्गेनिजम्स को किस किस कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड करा है। तो भाई हमारे गोल्स ये 3 हैं, लिविंग को समझना, बायोडाइवर्सिटी समझना और टेक्सोनोमी समझना। फिर अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं साइंटिस्ट के उनको जानते हैं। कि जैसे हम पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर की जो स्कीम है, हम पढ़ेंगे ना कि नॉमेनक्लेचर करना है हमें ऑर्गेनिजम्स का, तो वो जो स्कीम है वो लिनियस जी ने दी थी, कैरोलस लिनियस जी ने। तो उनके ऐसे जो नाम है इन साइंटिस्ट के जो नाम है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में और नीट के एग्ज़ाम में भी। तो सबसे पहला नाम है अर्नस्ट मायर। इन्होंने क्या किया था, स्पीशीज़ को डिफाइन किया था। जब हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे तो उसमें कैटेगरी होगी स्पीशीज़, उस स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी थी अर्नस्ट मायर ने। किन्होंने दी थी भाई, अर्नस्ट मायर जी ने। फिर मैंने अभी आपको बताया कि नेमिंग की जो स्कीम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्कीम दी थी कैरोलस लिनियस ने, और उन्होंने जो स्कीम दी थी उसको कहा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे डिटेल में बायोडाइवर्सिटी के दौरान जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कैरोलस लिनियस जी ने क्या स्कीम दी, और उसका नाम मैंने आपको बता दिया है क्या था भाई, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर अगले जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हुकर जी ने जीनस का कंसेप्ट दिया था। अब आप पूछोगे जीनस क्या होता है, तो जीनस में कहूँगा अगेन एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। जैसे स्पीशीज़ एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी थी, वैसे ही जीनस भी एक क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। और उसका कंसेप्ट किन्होंने दिया था, हुकर जी ने दिया था। इनका पूरा नाम है जेम्स हुकर। क्या नाम है भाई इनका पूरा, जेम्स हुकर। और फिर अगला हमारे पास आता है अर्नस्ट
हैकल, इन्होंने क्या किया था, जो फाइलम अगेन एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, उसको इन्होंने टर्म दी थी, फाइलम की टर्म दी थी कि इन्होंने, हैकल जी ने। और इनमें से अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम की बात करूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर हाल में याद होना चाहिए, वो है कैरोलस लीनियस। बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम है इस चैप्टर का, कैरोलस लीनियस। ये हर हाल में याद होना चाहिए। बाकी के जो 3 नाम है वो आपको ना भी याद हो चलेगा, लेकिन कैरोलस लीनियस जी का नाम आपको ज़रूर के ज़रूर याद होना चाहिए एट एनी कॉस्ट इस चैप्टर को पढ़ते हुए। अब हम पढ़ते हैं भाई लिविंग। हमारा पहला टॉपिक क्या था, लिविंग था। तो हमने लिविंग का एक बेसिक तो हमको पता है ना कि भाई 9th में हमें पढ़ाया जाता था कि, एक सेकेंड, हाँ, तो हमें 9th में पढ़ाया गया था कि एक ऐसी चीज़ जिसमें भी सेल हो वो क्या होता है, लिविंग होता है। ऐसी चीज़ जिसमें भी क्या हो, सेल्स हो, वो लिविंग होती है, और जिसमें सेल्स ना हो वो नॉन लिविंग होती है। लेकिन सेल्स होने ना होने के बावजूद भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग के पास होने चाहिए। जो भी चीज़ लिविंग है उसके पास वो कैरेक्टर्स होने चाहिए, और वो कैरेक्टर्स क्या हैं, ग्रोथ, एक सेकेंड प्लीज़ 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 प्लीज़, हाँ, और उस कैरेक्टर का नाम क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। कि भाई जो हर लिविंग फॉर्म है वो किसी ना किसी तरीके से ग्रो करेगी। हम इन कैरेक्टर्स को आगे जाके सेपरेटली भी पढ़ेंगे, मतलब अगली स्लाइड्स में है ये, लेकिन पहले एक बेसिक ओवरव्यू कि ग्रोथ है कि मतलब हर एक लिविंग जो है वो ग्रो करेगी ही करेगी। क्या बोला मैंने कि हर जो भी लिविंग है, जिसको भी हम लिविंग कहना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर कोई भी लिविंग चीज़ ग्रो नहीं कर रही विद टाइम तो वो लिविंग नहीं है। हम ये आराम से कह सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग नहीं है। और अगली ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन का मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम हमारे जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, नई चीज़ें हमारे जैसी बनाते हैं, नई यूनिट्स हमारे जैसी बनती हैं, तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। और जो भी चीज़ लिविंग है उसको रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए, उसको क्या करना आना चाहिए, रिप्रोड्यूस। ठीक है। फिर इसके बाद है मेटाबॉलिज्म अगेन एक क्या है, कैरेक्टर है ग्रोथ लिविंग का। मेटाबॉलिज्म इज़ कि जो भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सारे क्या आते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तो जो भी लिविंग होगा वो मेटाबॉलिज्म करेगा, है ना भाई। फिर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी चीज़ लिविंग होगी उसके पास एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होगा। हम पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, और है ना। फिर कॉन्शियसनेस का मतलब आपको पता होगा कि अगर हमको कोई भी स्टिमुलस मिलता है, आउटर एनवायरमेंटल स्टिमुलस, तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये भी क्या है, एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अकेले ही लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस। अब अकेले ही लिविंग को डिफाइन कर सकते का मतलब कि ऐसा कोई भी नॉन लिविंग चीज़ नहीं है जो कॉन्शियस हो। ऐसा नहीं है कि मैं मान लो मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है कोई, और उसकी तरफ अगर मैं अपना हाथ लेके जाऊँ तो पेन अपने आप मूव कर जाए, तो मतलब वो पेन कॉन्शियस नहीं है। तो उसका मतलब कि हम साफ कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की, अगर मैं किसकी बात करूँ, ग्रोथ की, तो ग्रोथ नॉन लिविंग। जैसे कि हम माउंटेन्स देखते हैं, तो क्या माउंटेन्स नॉन लिविंग है? हाँ जी, माउंटेन्स नॉन लिविंग है। लेकिन अगर माउंटेन्स पे सैंड या सोइल की लेयर डिपॉजिट होती रही तो क्या माउंटेन अपने साइज़ में इंक्रीज़ होगा, ग्रो करेगा? हाँ जी। तो क्या माउंटेन लिविंग हो गया ग्रो करने की वजह से? नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अकेले लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रोथ, बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है एक माउंटेन, और वो ग्रोथ को एग्जिबिट कर रहा है। वो बात अलग है कि वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कर रहा है और लिविंग इंट्रिंसिक करता है, ये हम पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। लेकिन ग्रोथ वो कर रहा है तो क्या हम उसको लिविंग कह दें? नहीं। तो इसीलिए कुछ एक नाम यहाँ पे आता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क ये है कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाए जाएं।
डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाए जाएं और हर एक लिविंग बॉडी में पाए जाएं। और नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या होंगे, जो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी पाए जाएं, नॉन लिविंग में भी पाए जाएं, और कुछ लिविंग बॉडीज़ ऐसी भी हों जिनमें वो कैरेक्टर्स ना ही पाए जाएं। जैसे मैंने ग्रोथ की एग्जांपल दी, तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है लिविंग के साथ। और दूसरी एग्जांपल लूँ अगर मैं रिप्रोडक्शन की, तो कुछ मान लो कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि वर्कर बीस। वर्कर बीस का मतलब होता है जो मतलब मधुमक्खी की छत्ते में जो शहद बनाने वाली बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं जी, तो वो तो लिविंग है। एक और एग्जांपल, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स मतलब कि ऐसे कपल्स जो कि चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको आईवीएफ करवाना पड़ता है या कोई और मेथड की तरफ जाना पड़ता है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या वो लिविंग नहीं है तो वो लिविंग। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं रहा। आइए अब इनका ओवरव्यू बहुत देख लिया, अब आगे इनको एज ए डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अभी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? परमानेंट इंक्रीज। ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेसिक बात अगर करें कि ये परमानेंट इंक्रीज है इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? परमानेंट इंक्रीज। एक सेकेंड प्लीज, हाइलाइटर ले लेते हैं। तो ये क्या है? परमानेंट इंक्रीज है इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। परमानेंट क्यों कह रहे हैं भाई? क्या अगर आपकी ग्रोथ हो गई तो आपकी वो ग्रोथ मतलब डी ग्रोथ हो सकती है आपकी, कि आप पहले मतलब लंबे थे फिर आप छोटे हो गए 1 साल में 2 साल में, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ परमानेंट है, जितनी ग्रोथ हो गई वो हो गई, फिर वो वापस अपने आप को अंडू नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। मगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या है? इट इज़ अ परमानेंट इंक्रीज इन मास या सेल नंबर, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और ये जो दोनों मैंने बोले मास एंड नंबर, ये क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ का मतलब कि ये दोनों अगर होंगे तो वो ग्रोथ को दर्शाएंगे। मतलब दोनों में से एक भी अगर होगा तो वो ग्रोथ को दर्शाएगा। या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो जाए या किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए। ओके। अब ये ग्रोथ होती कैसे है? ग्रोथ होती कैसे है? अब अगर इंक्रीज इन मास भी होना है तो उसके लिए भी एट द एंड सेल नंबर ही इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा कोई वे नहीं है कि अगर आपको ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज करना है बिना सेल नंबर इंक्रीज करे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ। तो ये होती है सेल डिवीजन से ग्रोथ, चाहे मास के इंक्रीज होने से हो, सेल नंबर के डिक्रीज होने से हो, हमेशा ये होगी बाय सेल डिवीजन, हमेशा ये होगी बाय सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन है ये प्लांट्स में लाइफ लॉन्ग, कि जब तक कोई प्लांट लिविंग रहेगा तब तक उस प्लांट में ग्रोथ होती रहेगी, तब तक उस प्लांट में ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता है क्या? नहीं। एनिमल्स में तो सर्टेन एज के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है, और ये मैक्सिमम एज लगभग 20-25 साल होती है एक ह्यूमन के लिए, है ना, कि आफ्टर 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज ह्यूमन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसकी ना कोई हाइट में इंक्रीज होता है उसके बाद, ना उसके वेट में इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू ओबेसिटी, बट वो ग्रोथ नहीं है, वो ओबेसिटी है ना, तो वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ एंड ओबेसिटी इज डिफरेंट। ग्रोथ का मतलब एक प्रोडक्टिव इंक्रीज आना साइज में, और ओबेसिटी प्रोडक्टिव नहीं है ह्यूमन के लिए। ठीक है। तो प्लांट में ये क्या होती है? अकर्स थ्रू आउट देयर लाइफ। रुकेंगे प्लीज। हाँ, प्लांट्स में ये होती है थ्रू आउट देयर लाइफ, बट एनिमल्स इट सीजेज एट अ पर्टिकुलर एज। ओके, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एजर्शन, रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, कि एनिमल्स में ऐसा होता है, प्लांट्स में ऐसा होता है ग्रोथ का। ठीक है।
और अब बात करते हैं उसकी, जो मैंने आपको माउंटेन वाला एग्जांपल दिया था ग्रोथ में, कि वो मैंने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कैसे बोला। तो ग्रोथ दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो कि बॉडी के, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसके अंदर से हो, मतलब कि अंदर से कुछ ऐसा प्रोसेस हो जो कि ग्रोथ में रिजल्ट करे, तो वो होगी इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ग्रोथ अगर बाहर से कुछ डिपॉजिट होने की वजह से हो, या कोई बाहर से कुछ होने की वजह से हो, तो वो है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको माउंटेन का एग्जांपल दिया, तो माउंटेन में ग्रोथ अंदर से हो रही थी, वो अंदर से अपने साइज को इंक्रीज कर रहा था, या बाहर से उसके ऊपर आके सॉइल डिपॉजिट हो रही थी, तो बाहर से उसके ऊपर आके सॉइल डिपॉजिट हो रही थी, तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें या लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनमें ग्रोथ अंदर से होती है, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो क्या हो गया भाई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अकर्स इन नॉन लिविंग। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ अकर्स इन नॉन लिविंग, ठीक है भाई। और इसकी एग्जांपल क्या है जिसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, सैंड माउंट्स, माउंटेन्स, सैंड माउंट्स, वही हेप ऑफ अ सैंड जब बन जाता है ना, कोई टिल्ले जिसे हम कहते हैं, वो बन जाते हैं, तो उसी को कहते हैं सैंड माउंट्स और माउंटेन्स। तो उसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब आती है पते की बात, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इसी से क्वेश्चन आना है एट द एंड, कि जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग के लिए। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ लिविंग में पाया जाए, ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ लिविंग में पाया जाए, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ना पाया जाए। तो क्या ग्रोथ हमने ऊपर देखा नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जा रही है, जैसे कि माउंटेन्स में, सैंड माउंट्स में, तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है, नहीं। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एट द एंड जाननी होती है हर एक लिविंग कैरेक्टर के बारे में, कि वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है। अब आते हैं दूसरा कैरेक्टर, जो कि है रिप्रोडक्शन। जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको पता होगा, कि भाई हम जब प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी अगर प्रोड्यूस करता है बाय ए प्रोसेस, इट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। प्रोजेनी जो प्रोड्यूस करेगा उसके कैरेक्टर्स पेरेंट के साथ सिमिलर होंगे, या अब आते हैं भाई हमारे दूसरे कैरेक्टर की तरफ, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके कैरेक्टर्स पेरेंट्स के साथ सिमिलर होते हैं, या सिमिलर नहीं भी होते, मतलब वेरिएबल भी हो सकते हैं ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है भाई। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। अब जब भी हम रिप्रोडक्शन सोचते हैं, एट वंस स्ट्रोक पहली बार हमारे दिमाग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आती है, क्योंकि हमको लगता है कि मेजरली ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते होंगे, लेकिन ये गलत है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल भी होती है, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में ये सेक्सुअल होती है, जैसे कि फंगाई। फंगाई में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फंगाई में फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन है क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और स्पोर्स भी फंगाई प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स, ए सेक्सुअल स्पोर्स। स्पोर्स आपको पता होंगे अगर क्या होता है कि फंगाई, जैसे आपने राइजोपस का एग्जाम्पल 10th क्लास में पढ़ा होगा, कि राइजोपस क्या अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, हवा के साथ वो स्पोर्स जाते हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म पे गिरते हैं, एक नई फंगाई बनाते हैं। ये मैंने बहुत बेसिक में बनाया, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है ईस्ट, जिसमें हम बडिंग देखते हैं, ईस्ट में और हाइड्रा में बडिंग की, उनकी बॉडी से ये एक बड जैसा कुछ निकलता है, बड से फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर वो डिटैच होता है बॉडी से, तो ये क्या हो गया, बडिंग हो गया, ये भी एसेक्सुअल है। फिर हमने प्लेनेरिया के बारे में भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। प्लेनेरिया में क्या होता है, रेजिनरेशन, कि अगर मैं उसके मान लो सेंटर से उसको कट कर दूं, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट बचेगा वो भी एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऊपर वाला और पार्ट बचेगा वो भी एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेजिनरेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं,
तो रिप्रोडक्शन से हमेशा हमारे दिमाग में सेक्सुअल आता है, ये मतलब सोच गलत है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑल्सो अकर इन फंगाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। अब आप बोलोगे कि भाई प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस क्या होता है और फिलामेंटस एल्गे क्या होता है। तो फिलामेंटस एल्गे एल्गे का एक टाइप है, और मोसेस को हम प्लांट किंगडम, जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें पढ़ेंगे। एल्गे को भी पढ़ना है वैसे हमें उसमें, प्लांट किंगडम में चैप्टर में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस क्या होते हैं और फिलामेंटस एल्गे क्या होता है, और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रिप्रोडक्शन का, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो रिप्रोडक्शन है, ये पढ़ो, एक बार पढ़ो ये, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज बैक्टीरिया और एमीबा। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ग्रोथ क्या बताया था मैंने अभी, सेल डिवीजन। ग्रोथ का मतलब है सेल डिवीजन की सेल नंबर में क्या होगा, इंक्रीज। तो क्या जब एमीबा डिवाइड करेगा तो उसका एक सेल से 2 सेल बनेगा, और एक सेल एमीबा का क्या ही वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल है। तो क्या मतलब जब भी वो ग्रो करेगा तो तब वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। देखो दोबारा से, एक सेल था बैक्टीरिया का, वो डिवाइड होकर 2 में बन गया, तो क्या वो 2 उसके डॉटर सेल्स ही तो हुए, उसने रिप्रोड्यूस ही तो करा, लेकिन एक तरफ से उसने क्या करा है, सेल डिवीजन, ग्रोथ करा है। तो क्या रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। सिनोनिमस का मतलब कि हमको पता नहीं चल रहा कि हम उसको रिप्रोडक्शन में डालें या ग्रोथ में डालें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होती है विद ग्रोथ, विद ग्रोथ। और एक और पॉइंट कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था अभी कुछ देर पहले, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ग्रो भी नहीं करते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ग्रो नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, देखो फर्दर देयर आर सम मैनी ऑर्गेनिजम्स हु डू नॉट रिप्रोड्यूस एज स्टेराइल ह्यूमंस, स्टेराइल वर्कर बीज। वर्कर बीज मैंने आपको बताए थे, म्यूल्स। म्यूल्स एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है भाई, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता। और म्यूल बनता कैसे, तो आप सोचोगे कि अगर म्यूल रिप्रोड्यूस ही नहीं करता तो म्यूल बनता कैसे है। तो म्यूल बनता है हॉर्स और डोंकी के ब्रीडिंग से, हॉर्स एंड डोंकी के ब्रीडिंग से। जब हॉर्स और डोंकी को ब्रीड कराया जाता है तो एक नई स्पीशीज बनती है जो कि है म्यूल। ठीक है, बट ऑल ऑफ दीज आर क्या, लिविंग। ये रिप्रोड्यूस नहीं करते बट ऑल ऑफ दीज आर लिविंग। तो इन सब पॉइंट्स को, जो ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं, एक सेकेंड, ये वाले दोनों पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट्स और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स से ये पता चल रहा है कि भाई रिप्रोडक्शन भी हम एज अ कैरेक्टर नहीं ले सकते, किसका, लिविंग का, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते लिविंग का। ग्रोथ हमने पढ़ा, वो भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, वो भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब के बाद से हम जो भी कैरेक्टर पढ़ेंगे वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होंगे। मेटाबॉलिज्म जैसे आ रहा है पहला, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उन सब को अगर मैं सम टोटल करके कुछ डिफाइन करना चाहूँ, टर्म बोलना चाहूँ, तो उसकी जो टर्म आती है वो होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, तो द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सबसे पहले तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है कि जो भी रिएक्शन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इकट्ठा करके अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो मेटाबॉलिज्म है। द सम टोटल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, अब जो मैंने बोला था कि ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से किसी की वजह से ग्रोथ होनी है, तो वो जो अंदर से कोई चीज़ ग्रोथ कराएगी वो मेटाबॉलिज्म ही है। अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होगा तो उसकी वजह से ग्रोथ होनी पक्की है। इट इज़ द प्रोसेस दैट लीड्स टू इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रिंसिक तो मैंने आपको बताया वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ इस प्रकार से होती है। ठीक है, फिर अब आता है कि मान लो जैसे हमको एक रिएक्शन पता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन।
फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। क्या ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है? हाँ, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रही है ना, तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं ऐसे सेम रिएक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर टेस्ट ट्यूब में करवाऊं तो क्या वो मेटाबॉलिज्म है या नहीं? क्या वो लिविंग होगा? फिर मेरा मतलब पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं फोटोसिंथेसिस वाली सेम रिएक्शन सेम टेम्परेचर कंडीशन, सेम लाइट इंटेंसिटी पे, सेम क्लोरोफिल अमाउंट, सेम सब कुछ देके वही रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करवाऊँ तो क्या वो टेस्ट ट्यूब लिविंग सिस्टम बन जाएगा? तो आंसर है नहीं। ऐसे रिएक्शन कराने से लिविंग सिस्टम कैसे बन जाएगा? वो नहीं बनेगा। तो उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन तो है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है, बट वो एक लिविंग सिस्टम नहीं है। तो देखो, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो, यानी विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, इज नॉट लिविंग सिस्टम बट अ लिविंग रिएक्शन, इज नॉट अ लिविंग सिस्टम बट अ लिविंग रिएक्शन। और कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है क्या जो मेटाबॉलिज्म करे, मतलब कि जो अपने अंदर रिएक्शंस करवाए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाए ना? ऐसा कौन सा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है? नहीं। तो क्या ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर बन सकता है? क्यों? डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता था? एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सिर्फ लिविंग में पाया जाए। क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में पाया जा रहा है? हाँ। ऐसी कोई लिविंग चीज़ है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना पाया जाए? ना। तो क्या ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है? हाँ जी, है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम। अब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो भी चीज़ लिविंग होगी ना उसकी अपने खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। खुद की क्या होगी? एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। कैसे? कि जैसे हमारे अंदर बात करें, हमारे ह्यूमंस की बात करें, एग्जांपल लें कि हमारे अंदर सबसे पहले तो क्या है? सेल्स है। फिर सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। फिर टिश्यूज़ इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन्स इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन है। क्या नॉन लिविंग के पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, होती तो है पर सेलुलर नहीं होती। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि भाई पहले अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे, फिर वो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को एक असेंबल करके एटम बनेगा, फिर एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, फिर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो के पूरी वो बनाएंगे नॉन लिविंग थिंग। लेकिन ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, तो पढ़ो भाई। इट मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनटू टिश्यूज, टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इनटू ऑर्गेनिजम्स। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे दिस आएगा, यहाँ पे ना दिस आएगा, थिन ये लिखा हुआ है यहाँ पे दिस आएगा। ओके, तो ये क्या भी है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग सिस्टम की। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाला मेटाबॉलिज्म जो हमने पढ़ा, उसके कंपैरिजन में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इस पे इतने सवाल नहीं आते मेटाबॉलिज्म के ऊपर, क्योंकि ना एक चैप्टर आएगा हमारे जीवन में आगे चल के 11th का ही, बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमने मेटाबॉलिज्म को डिटेल में पढ़ना है। तो मेटाबॉलिज्म उससे भी इंटरलिंक होता है, तो इसीलिए उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये वैसे भी बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो भाई आगे चलते हैं हमारे लास्ट लिविंग के कैरेक्टर की तरफ, जो कि है कॉन्शियसनेस। क्या है भाई? कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया था क्या होता है कि अगर हमको कोई आउटर स्टिमुली मिले, स्टिमुलस पता है? स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली होता है ऐसी कोई भी चीज़ आउटर इन्वायरमेंट में हो जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इंड्यूस करवा पाए? रिस्पॉन्स इंड्यूस करवा पाए।
ऐसी कोई भी चीज़ जो आउटर इन्वायरमेंट में हो और लिविंग बॉडी के अंदर क्या इंड्यूस करवा दे, रिस्पॉन्स इंड्यूस करवा दे। और वो रिस्पॉन्स किसी भी तरीके का हो सकता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, केमिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, फिजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ऐसे रिस्पॉन्स करने का, ये प्रोसेस ही क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, या एबिलिटी कहना ज़्यादा सही रहेगा इस प्रोसेस एज कम्पेयर टू प्रोसेस, एबिलिटी कहना इसको ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अभी देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। It is the ability of a living organism to sense its environment and mount a suitable response that may be chemical, physical और biological। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अपनी आउटर एनवायरनमेंट को सेंस करेगा। ओह, तो कॉन्शियसनेस क्या है भाई, एबिलिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम to sense its outer environment and mount a suitable response that may be biological, chemical और physical। ठीक है, सेंस करना एनवायरनमेंट को और माउंट करना सुटेबल रिस्पॉन्स, जो कि क्या भी हो सकता है, फिजिकल भी, केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी। अब इनसे क्या मतलब है कि वो रिस्पॉन्स केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल हो सकता है। तो इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मतलब एक एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले केमिकल रिस्पॉन्स। केमिकल रिस्पॉन्स, तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, फिजिकल रिस्पॉन्स। तो फिजिकल रिस्पॉन्स का एग्जांपल कैसे, कि मेरे तरफ किसी ने मान लो बॉल फेंक के मारी, बॉल फेंक के मारी, तो अपने हाथ एकदम से आगे लाऊंगा ना उसको पकड़ने के लिए। तो क्या इसमें मैंने फिजिकल मूवमेंट की, मोशन करा, अपना लोकोमोशन करा, मूवमेंट करा, तो क्या ये एक फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं, एंटीजन, यू नो एंटीजन, एंटीजन एक ऐसा कोई भी आउटर बैक्टीरिया कह लो या वायरस कह लो जो कि हमको बीमार करते हैं। एंटीजन हमारे अंदर घुसते हैं तो हमारा अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम वर्क करता है, इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उसको, आउटर एंटीजन को। तो ये क्या हो गया, एक तरह का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग का अवेयर है, अपनी सराउंडिंग से अवेयर है। जैसे डॉग कह लो, कैट कह लो, कुत्ता बिल्ली, सब अपने सराउंडिंग के अवेयर है। लेकिन एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप का भी क्या है, अवेयर है, अपने आप का भी अवेयर है। उसके पास क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। Each organism is aware of its surrounding, but human is the only organism who is also aware of himself. Thus, human are self-consciousness. Humans are what? Self-consciousness. Okay? ठीक है भाई। हाँ, तो क्या कॉन्शियसनेस बिग डिफाइनिंग कैरेक्टर है? क्यों? कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस तो होते ही हैं। तो क्या कॉन्शियसनेस एक क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन्स कोमा में होते हैं, किस में होते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट दिखेगा किस में, देख लो, कि जो भी पर्सन्स कोमा में होते हैं क्या वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग, वो लोग वो क्या है, कॉन्शियस होते हैं क्या वो कोमा वाले पर्सन्स कॉन्शियस होते हैं? नहीं, उनके तरफ आप चाहे जैसे भी भगा दो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो वो कॉन्शियस तो क्या है, नहीं है। लेकिन उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाँ होती है। क्या उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है? नहीं होता। कोमा का मतलब ही होता है कि वो एक सस्पेंडेड स्टेट में चले गए हैं जिसके अंदर उनका कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा।
तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा। तो आप सोचोगे कि फिर वो सांस वगैरह कैसे लेते हैं, सांस के लिए उनके अंदर ना मशीन्स लगा दी होती है, मशीनरी के द्वारा वो क्या होते हैं, चल रहे होते हैं, उनके सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारा चल रहा होता है, ठीक है ना। क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर मतलब मौका मिले, सॉरी ठीक है। ग्रोथ कर रहे हैं क्या वो, हाँ 5 साल बाद उठेंगे तो ग्रोथ तो करेंगे ना, बड़े तो होंगे ना वो, हाँ ग्रोथ कर रहे हैं। एक कैरेक्टर कोई भी नहीं रहा, तो हमने कुछ देखा कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स वो कर रहे हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स वो नहीं कर रहे, क्या कॉन्शियसनेस नहीं कर रहे, मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे। तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि वो सेमी लिविंग है, कि वो क्या है, सेमी लिविंग है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड प्लीज, कि वो क्या है, सेमी लिविंग है। दोज आर सेमी लिविंग, ठीक है ना, हाँ भाई वो क्या है, सेमी लिविंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर एजर्शन वर्जन या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ तक जो था ये टॉपिक सिर्फ नहीं, एक सेकंड रुको, एक बाकी है ये टॉपिक अभी। हाँ, लिविंग को अगर मैं कंसेप्चुलाइज करना चाहूँ कंक्लूजन में कि लिविंग क्या है सभी कैरेक्टर्स के बेस पे, तो क्या मैं कह दूँ कि लिविंग सिस्टम एक ऐसा है जो ग्रोथ करेगा, रेप्लिकेट करेगा यानी रिप्रोड्यूस करेगा, कॉन्शियस होगी उसके पास, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैरी करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इंटरेक्टिव, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम्स कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग एंड mounting a suitable response to an outer stimuli. These living organisms are self-replicating. ये देखो क्या है वो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है। इवॉल्विंग का मतलब आपको पता ही होगा कि वो इवोल्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो इवोल्यूशन भी होना ही है ना। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को खुद क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटिंग का मतलब कि कॉन्शियसनेस, है ना। सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। और इसमें ना रुको भाई रुको, ठीक है। तो अब जहाँ तक का जो टॉपिक था ये किसके लिए था, नीट के लिए था। एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो टॉपिक था यहाँ तक का नीट के लिए था। बोर्ड्स में इस टॉपिक का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो अब जो शुरू होगा वो होगा बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए, ठीक है। तो आगे भी टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी, कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी जब हम अपने आले दुआले सराउंडिंग्स में क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो ये अर्थ है इसके ऊपर बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ है। कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है। कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है इस अर्थ पे। और ये जो बहुत सारी स्पीशीज़ है ये इकट्ठी होकर क्या बनाती है, बायोडाइवर्सिटी। क्या बनाती है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी is the number of species that are described until now is 1.7 to 1.8 million. रुको भाई, is 1.7 to 1.8 million. This huge number of species are called biodiversity of Earth. और इसी huge number of species को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो इतनी सारी स्पीशीज हैं, कितनी, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज। तो हर एक स्पीशीज का डिफरेंट नाम होना चाहिए। तो मतलब कि अगर मान लो 1.7 मिलियन स्पीशीज हैं तो 1.7 मिलियन नाम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 1.7 मिलियन नाम भी होने चाहिए।
क्या ये नाम देने आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1.7 नाम देना मतलब 1.7 मिलियन बर्ड्स ढूंढना, और वो भी हर एक स्पीशीज के लिए डिफरेंट। तो all of these species have to be given a new and different name from one another, which is a very difficult and daunting task. मतलब 1.7 मिलियन स्पीशीज को नाम देना, वो भी अलग अलग, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो इसी को, डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने क्या दी, अपनी अपनी स्कीम्स दी, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी सेटअप हैं कि भाई जैसे ना ऑर्गेनाइजेशन बना दी हमने कि भाई अगर इस कैटेगरी की कोई भी स्पीशीज़ आगे आएगी तो इसको नाम आप दोगे, आपके हवाले है वो स्पीशी, ठीक है। टू रिजॉल्व दिस मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ डेल्ट इन नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी पढ़ाई जो हमने नेमिंग की करनी है, कि नेमिंग की स्कीम्स दी, ऑर्गेनाइजेशन नेमिंग की, ये सारी हमने पढ़नी है नॉमेनक्लेचर के अंदर। किसके अंदर भाई? नॉमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टैंडर्डाइजिंग का मतलब कि कोई ऐसे नाम ढूंढना जो कि नए हों और डिफरेंट हों हर स्पीशी के लिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग, रुको है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको कहा, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है हमको। एक है ICBN, एक है ICZN। ICBN, ICZN। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो पढ़ो भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए है। बोटनी का मतलब होता है प्लांट्स की स्टडी, और जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी। तो प्लांट्स को नाम कौन देगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICBN, ठीक है। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स। अब यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बोर्ड्स वालों को, जिनका कोई भी काम नहीं है, लेकिन नीट में वो पूछी जाती हैं। एक सेकंड भाई, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि नीट वालों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। एक है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नीट वालों को पता होनी चाहिए, ICVN और ICNB। ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो चारों हैं ICBN, ICNB, ICVN, ICZN, इन सब पे मैचिंग भी आ सकती है। अगर ऑब्जेक्टिव के नीट की बात करें तो ये मैचिंग में आ सकती हैं, ये और एक बार आई भी हुई हैं, एक आधी बार ये, ठीक है ना। हाँ, ओके। तो अब नॉमेनक्लेचर की ना जो हम आज के वक्त में स्कीम यूज़ करते हैं वो कैरोलस लिनियस जी ने दी थी।
मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, कुछ साइंटिस्ट के नाम जब देखे थे हमने, तो उसमें मैंने बताया था कि कैरोलस लिनियस जी ने क्या दी थी, नेमिंग की स्कीम दी थी। तो वो स्कीम हमको पढ़नी है, और उस स्कीम का नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल, रुको, हाँ जी एक सेकेंड, हाँ, बायनोमियल बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस को अगर मैं तोड़ूँ तो बायनोमियल, बायनोमियल का मतलब टू, बाय का मतलब टू। तो कैरोलस लिनियस जी ने एक ऐसी स्कीम दी जिसके अंदर हम नेम में दो वर्ड्स देंगे। जैसे हमारे नेम्स होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं ना नेम्स में, एक होता है हमारा नेम और एक होता है हमारा सरनेम। ऐसे ही कैरोलस लिनियस जी ने बोला कि हम ऑर्गेनिजम्स को भी ऐसे ही नाम देते हैं। जैसे कि ह्यूमंस का नाम क्या है साइंटिफिक, होमो सेपियंस। होमो अलग वर्ड हो गया, सेपियंस अलग वर्ड हो गया। मैंगो का नाम क्या है साइंटिफिक, मैंगीफेरा इंडिका, पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ठीक है। वीट का नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, दो दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं नेम में। तो ये क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लिनियस जी ने दिया। अब इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं इस नोमेनक्लेचर के, कि भाई जो नेम्स हैं वो जनरली इन लैटिन, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे ये क्या लिख रखा है, लेइंग, नहीं भाई नहीं, जहाँ पे लेइंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा लेटिन, LATIN, लेटिन, ठीक है ना, लेइंग आ गया होगा यहाँ पे गलती से, लेटिन। नेम्स आर जनरली इन लेटिन एंड रिटन इन आइटैलिक्स, ठीक है। मतलब कि वो अगर लेटिन में लिखे जाएंगे, अगर हमें किसी और लैंग्वेज में उनको ट्रांसफ़र करना भी है तो उनको आइटैलिक्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, आइटैलिक्स, ठीक है। और जो दो वर्ड्स हैं उनमें से पहला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ को। जीनस एंड स्पीशीज़ क्या है, अगेन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का वेट करिए, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, पहला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज, ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। हम कैसे करते हैं, हम अपने फर्स्ट वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, सेकंड का भी कैपिटल लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। और जो दोनों वर्ड्स हैं उनको सेपरेटली क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अगर हैंड रिटन मतलब हम नोटबुक पे हाथ से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो उनको सेपरेटली क्या करना है, अंडरलाइन। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो आइटलिक्स में करना है, ठीक है। व्हेन हैंडली रिटन बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इन आइटलिक्स। द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वर्ड स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका, देखो। तो अब ये मैंगीफेरा इंडिका को आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर मैंने क्या रूल्स फॉलो करे हैं सारे, ये देखो भाई। फर्स्ट रूल क्या था, नेम्स आर जनरली इन लेटिन, और अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो आइटलिक्स में, क्या ये आइटलिक्स में है, हाँ जी है। और क्या इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है मैंगीफेरा, और इंडिका स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है आई, यस। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैंगो का जीनस क्या है, मैंगीफेरा। मैंगो की स्पीशीज़ क्या है, इंडिका, इंडिका, ठीक है। जीनस स्टार्ट करेगा विद कैपिटल लेटर और इंडिका स्टार्ट कर रहा है स्पीशीज़, यानी कि स्मॉल स्टार्ट कर रही है स्मॉल लेटर के साथ। तो ये सारे रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के। इनके ऊपर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए थे नीट में, क्या ना, रूल्स दे दिए, पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रूल फॉर नोमेनक्लेचर, तो ऐसा क्वेश्चन आया था नीट में इसके ऊपर भी। तो बायोडाइवर्सिटी में अगली जो चीज़ हमको पढ़नी है नोमेनक्लेचर के बाद वो है क्लासिफिकेशन, है ना। तो भाई अगली चीज़ जो हमको पढ़नी है बायोडाइवर्सिटी में वो है क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर समझ आ गया, कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब क्लासिफिकेशन देखो,
तो मैंने बोला कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, इनको क्लासीफाई तो करना बनता है ना। कि मतलब क्लासीफाई मतलब कि मैं बोल देता हूँ कि भाई जो ये वाली स्पीशीज़ है 100-200 की ये वाली स्पीशीज़ है, ये एक कैटेगरी में है, फिर 300-400 ये वाली स्पीशीज़ है तो एक कैटेगरी में है, ऐसे ऐसे करके कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा ना भाई, है ना, कि स्टडी करनी है स्पीशीज़ की, तो ये क्लासिफिकेशन है बस। तो पहले क्लासिफिकेशन पे पढ़ने से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि भाई नॉमेनक्लेचर is only possible when organisms is correctly identified or classified, hence classification becomes an essential process। इसमें मैंने बेसिकली कि क्लासिफिकेशन एसेंशियल है ये क्यों समझा, क्या मतलब ये क्यों ऐसा क्यों है कि क्लासिफिकेशन इतना एसेंशियल प्रोसेस है ये समझा है, क्योंकि बिकॉज हम अगर नाम देना चाहते हैं तो नाम देने के लिए कोई तो हमें कॉमन कैरेक्टर ढूंढना होगा ना उसका, कि वो किसके साथ आइडेंटिफिएबल है, कि मैं उसको किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। अगर नई स्पीशीज़ मेरे पास आई है, मान लो मेरे सामने एक नई स्पीशीज़ आई है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ कि ये क्या है, कौन से इसके प्रकार है, तो मैं उसको कैसे नेम दूंगा, मतलब उसको मेरे को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना स्पीशी को, और उसको फिर क्लासिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के ये अंडर आ रही है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए इनडायरेक्टली क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या है देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान हम किसी भी चीज़, किसी भी थिंग को क्लासीफाई कर दें इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सही है। अब अगर मैं लिविंग चीज़ों का क्लासिफिकेशन करूंगा तो उसको एक नया टर्म दे दिया जो कि है टेक्सोनोमी। क्या टर्म दे दिया, टेक्सोनोमी। क्लासिफिकेशन क्या, किसी भी चीज़ को वेरियस कैटेगरीज में बांटना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। और यही चीज़ अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए करूंगा तो उसको नाम दे दूंगा टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी यही है टेक्सोनोमी। ठीक है, तो बस इस स्लाइड में इतना ही था, आई थिंक सो, टेक्सोनोमी। ठीक है, तो अब टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो सब चीज़ लिंक हो रही है। पहले हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, कि अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो क्लासिफिकेशन करना चाहिए, तो क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का करना है तो उसको टेक्सोनोमी कहेंगे, फिर वो पढ़ रहे हैं। टेक्सोनोमी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मैंने जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा तो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, है ना, कि भाई ये इस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, ये इस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। तो हर कैटेगरी को डिफरेंटली क्या कहते हैं, टेक्सा। और उसको सिंगुलर कहना है तो टेक्सोन, प्लूरल फॉर्म में टेक्सा। टेक्सा, टेक्सी नहीं, टेक्सा। ठीक है, द कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड टेक्सा। टेक्सा, ठीक है, टेक्सा। ओके ना, हाँ भाई, टेक्सा। अब आपको ही पता है कि भाई टेक्सा की डेफिनेशन तो आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। आपसे थोड़ी पूछेंगे कि व्हाट इज टेक्सा, इतने बेसिक क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। तो टेक्सा का काम क्या है, तो टेक्सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज को एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार आगे जाएंगे, फिर वापस पीछे आ जाएंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का टॉपिक हमें पढ़ना है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज 7 हैं। कौन कौन सी, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, हमारे क्लास, और फिर फाइलम, और फिर लास्ट पे किंगडम। तो ये सारे क्या हैं, टेक्सा हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को क्या कहते हैं, टेक्सा। तो किंगडम भी एक टेक्सा है, फाइलम एक अलग टेक्सा है, क्लास एक अलग टेक्सोन है, ऑर्डर एक अलग टेक्सोन है, फैमिली अलग टेक्सोन है, जीनस अलग टेक्सोन है, और स्पीशीज अलग टेक्सोन है। लेकिन हम जब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि
अगर मैं स्पीशीज़ है, मेरे पास एक स्पीशीज़ है और एक दूसरी स्पीशीज़ है, अगर दोनों स्पीशीज़ समवट सिमिलर हैं, थोड़ी बहुत सिमिलर हैं, तो उनको इकट्ठा करके बोलूँगा जीनस। ऐसे ही दो जीनस को इकट्ठा करके बोलूँगा फैमिली, दो फैमिली को इकट्ठा करके बोलूँगा ऑर्डर। मतलब दो तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। दो से ऑर्डर, दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर को इकट्ठा करके मैं बोलूँगा क्लास, और दो या दो से ज़्यादा क्लास को इकट्ठा करके बोलूँगा फाइलम, और दो या दो से ज़्यादा फाइलम को इकट्ठा करके बोलूँगा किंगडम, है ना। तो ये क्या है कि डिफरेंट लेवल्स हो गया कि सबसे पहले लेवल पे कौन है, स्पीशीज़, फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे जीनस, फिर तीसरे लेवल पे फैमिली, फिर चौथे लेवल पे ऑर्डर, फिर पांचवें लेवल पे क्लास, फिर सातवें लेवल पे फाइलम, फिर आठवें लेवल पे किंगडम। तो क्या ये डिफरेंट लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ो। टेक्सा कैन रिप्रेजेंट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, वेरी डिफरेंट लेवल्स। एक सेकेंड, कलर दूसरा लेते हैं इसके लिए। अब इसकी एक एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में दी हुई। वो एग्जांपल है कि राइस अलग है और व्हीट अलग है, लेकिन है वो दोनों प्लांट्स ही। राइस एक कैटेगरी बन गई, व्हीट एक कैटेगरी बन गई, प्लांट्स भी एक कैटेगरी है, लेकिन राइस और व्हीट दोनों क्या हैं, प्लांट्स। तो क्या ये डिफरेंट लेवल्स पे होगी कि प्लांट एक लेवल है और उसके बाद अगर अगले लेवल पे होंगे तो मेरे को व्हीट मिलेगा, राइस मिलेगा। तो इसकी ये एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है, हाँ एक सेकेंड याद कर लेने दो। हाँ, ये एग्जांपल है कि डॉग, मैमल और एनिमल्स अलग अलग कैटेगरीज हैं। डॉग एक अलग कैटेगरी है कि मैं बोल दूंगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा तो वो डॉग कहलाएगा। मैमल भी है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा तो वो मैमल कहलाएगा, है ना। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा तो वो एनिमल कहलाएगा। ऐसे ऐसे की कैटेगरी है तीनों अलग। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि डॉग एक मैमल है, डॉग एक मैमल है, क्योंकि मैमल क्या होता है, मैमल वो होता है जिसके आउटर बॉडी पे क्या हों, हेयर्स हों। हर ऑर्गेनिज्म जिसके आउटर बॉडी पे हेयर्स हैं और क्या उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो वो क्या होता है, मैमल। क्या डॉग के पास ये दोनों हैं, तो क्या डॉग एक मैमल है। हाँ। क्या सारे के सारे मैमल्स एनिमल्स भी हैं। हाँ। तो मतलब कि पहला लेवल क्या हो गया, एनिमल। फिर एनिमल के अंदर जाएंगे दूसरे लेवल पे तो मैमल मिलेगा, मैमल के बाद जाएंगे दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे तो डॉग मिलेगा। तो मतलब ये क्या कैटेगरीज हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब टेक्सोनोमी के बेसिस क्या हैं कि टेक्सोनोमी किस किस बेसिस पे की जाती है। सबसे पहला बेस आता है मॉर्फोलॉजी, फिर आता है एनाटॉमी। पढ़ूंगा, अभी बताऊंगा कि ये क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी और इकोलॉजी, इन चारों क्या है, बेसिस हैं। ये चारों क्या है, चार पिलर्स हैं एक तरह से कह लो जिसके टेक्सोनोमी खड़ी हुई है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इकोनॉमी बोल रहा हूँ, इकोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या, आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ऑर्गेनिज्म के आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी को करेंगे अगर तो मॉर्फोलॉजी। तो जैसे अगर मैं डॉग की स्टडी करूं और मैं स्टडी करके बोल दूं कि भाई उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, उसके पास दो आँखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, खूंखार दांत हैं, टंग है, मतलब जीभ है, तो वो क्या है, मॉर्फोलॉजी, कि उसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है। तो ये क्या, आउटर स्ट्रक्चर। और अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करूँ तो वो क्या, एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि मैं बोलूँ कि डॉग के पास डॉग के अंदर स्टमक है, लीवर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, आइस के अंदर कॉर्निया है, फिर ब्रेन है। तो ये क्या होगा, एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में ये फ़र्क है कि मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। और साइटोलॉजी सेल की स्टडी, सेल, कि जब मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को पढ़ूंगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, अच्छा, तो ये सेल तो भाई यूकेरियोटिक होगा, है ना। तो ये क्या, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की स्टडी, कि उसकी जो बॉडी है वो किस एनवायरनमेंट में सूटेबल है ना, कि वो किस इकोलॉजी में, किस एनवायरनमेंट में वो सूटेबल रहता है। तो ये क्या है, बेसिस हैं टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ के, और इन सब को याद रखना बहुत ज़रूरी है।
डिफरेंट कलर लेंगे। हाँ जी, इन सभी को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और इकोलॉजी। ठीक है ना। अब टेक्सोनोमी एक क्या है, मतलब एक स्टेप वाइज करी जाती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चाहता हूँ तो उसकी स्टडी में पहला स्टेप होगा कैरेक्टराइजेशन। कि मान लो मेरे पास सामने एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैं ना जो भी मेरे को देख के लगेगा उसके मैं कैरेक्टर्स अपने नोटबुक में या कहीं पे लिख लूँगा, उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। मान लो मेरे पास डॉग है सामने और मेरे को नहीं पता कि ये डॉग है, मेरे को नहीं पता कि ये डॉग है, नहीं पता, तो मैं क्या लिखूँगा कि मेरे सामने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी पे बाल हैं, 4 लातें हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, जीभ है, दांत हैं। अंदर की पढ़ाई करूँ तो उसमें स्टमक है, हाँ मतलब उसको डाइसेक्ट वगैरह करके देखेंगे ना कि उसमें ऑर्गन्स कौन कौन से, स्टमक है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है सारे। तो ये मैं कैरेक्टराइजेशन कर दूंगा। फिर कैरेक्टराइजेशन लिखने के बाद, कैरेक्टर्स लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, सारे के सारे उसके कैरेक्टर्स लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, उन कैरेक्टर्स को किसी और जो मेरे को ऑर्गेनिज्म पता है उस ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करने की कोशिश करूँगा। मान लो मेरे को कम से कम 50 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है, सबको पता होगा यार, 50 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सबको पता होंगे। कभी ना कभी तो उनको देखा होगा बुक में, किसी भी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पे तो देखा ही होगा। 50 ऑर्गेनिज्म तो कम से कम सबको पता ही होंगे डिफरेंट। तो मैं उन जो मैंने कैरेक्टर्स लिखे उनको उन ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करने की कोशिश करूँगा। क्या ये उसके साथ मैच कर रहे हैं, क्या ये उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो ये क्या आइडेंटिफिकेशन, कि मैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये किसके साथ मैच कर रहा है। ये क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद मैंने मान लो मैंने कर लिया और वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर गए। 4 मतलब मैंने 5 अगर कैरेक्टर लिखे थे तो उनमें से 4 कैरेक्टर मैच कर गए। तो फिर मैं सोचूंगा कि हाँ, जो कैटेगरी इसकी होगी वही कैटेगरी इस ऑर्गेनिज्म की होगी, कि जिसके साथ मतलब मैंने मैच करा है ना, कि जो कैटेगरी इस वाले ऑर्गेनिज्म की है वही कैटेगरी उसकी होगी। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, कि मैंने अब जो ऑर्गेनिज्म मेरे सामने था जिसका मेरे को पता भी नहीं था क्या है, उसको क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये इस कैटेगरी के अंडर है। अब क्लासीफाई कर दिया तो फिर क्या भी हो जाएगा, नोमेनक्लेचर, क्योंकि मेरे को उसका जीनस पता चल जाएगा और स्पीशीज भी पता चल जाएगी। तो भाई ये चारों प्रोसेसेस कौन कौन से, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, चारों क्या होने चाहिए, स्टेप वाइज में होने चाहिए। और ये क्या है, टेक्सोनोमी के लिए कॉमन है ये सारे प्रोसेसेस। ठीक है, तो भैया अब आगे बढ़ते हैं। और ये है बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही एक टर्म आ रही है बेसिकली, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो टेक्सोनोमी थी, और अगर मैं टेक्सोनोमी के अंदर ही एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट डाल दूँ तो वो क्या है, सिस्टमैटिक्स। क्या, टेक्सोनोमी यानी कि क्लासिफिकेशन के अंदर एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट डाल दूँ तो वो क्या है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम ना ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप्स जानना चाहते हैं। ठीक है, और इस स्टडी को कहते हैं फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी को कहते हैं क्या, फाइलोजेनी। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, फाइलोजेनी। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, फाइलोजेनी। ठीक है, तो टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी इक्वल सिस्टमैटिक्स। क्या है देखो, सिस्टमैटिक्स, व्हेन अलॉन्ग विथ क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो स्टडीड, दिस ब्रांच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या, रिलेशनशिप्स
विथ ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो स्टडीड। ठीक है, लेनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरा एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये तो एक क्या है, एक तरह का कह लो कि वो है एडिशनल पॉइंट कि सिस्टेमा नेचुरा पब्लिकेशन का मतलब जब उसने मतलब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को पब्लिसाइज करा था, मतलब अपनी स्कीम बताई थी सबको, तो उसने एक बुक के दौरान ही बताई होगी ना। तो बुक कौन सी यूज़ करी थी उन्होंने? सिस्टेमा नेचुरे, मतलब उनकी बुक लिखी थी, उसका टाइटल था सिस्टेमा नेचुरे। क्या टाइटल था भाई? सिस्टेमा नेचुरे। ओहो, ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे। आगे बस हमारा एक ही टॉपिक बचता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। 3 गोल थे हमारे, लिविंग को समझना और बायोडाइवर्सिटी समझना, हम समझ चुके हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को समझना, तो हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब मैंने आपको बताया टेक्सा 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 क्या था? हर एक कैटेगरी को टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में टेक्सा कहते हैं। अब जब टेक्सा को मैं लाइन वाइज लगाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, तो ये लाइन वाइज लगे हैं, हायरार्की में लगे हैं, इसको कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑल द टेक्सा इन क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स रैंक, बात हो चुकी है इसके बारे में, वेरियस डिफरेंट लेवल्स पे रैंक, है ना। हायरार्की इंक्लूड्स फॉलोइंग। अब इस हायरार्की में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हैं भाई। सबसे पहली है स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? लोवेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। लोवेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज स्पीशीज़। इस पे ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं कि ये टॉपिक इतना वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसकी जो एग्जांपल्स हैं वही मेन है, वही इस टॉपिक का एसेंस है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का। जैसे हमने स्पीशीज़ की बात करी, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़ क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सबसे पहले तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हों और वो बिना किसी भी झंझट के रिप्रोड्यूस कर सके। अगर कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो मतलब इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे वो, तो मतलब कि वो अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। जैसे कि डॉग एंड कैट अलग अलग स्पीशीज़ हैं, और ये मेरे को नहीं लगता कि कोई भी रॉकेट साइंस है इसमें, मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर कोई सेम स्पीशीज़ का होगा तभी तो वो इंटरब्रीड कर पाएगा। और इसका कंसेप्ट किसने दिया था, डिफाइन किसने किया था स्पीशीज़ को? हमने जब इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट पढ़े थे तब हमने देखा था किसने डिफाइन करा था। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, अर्नस्ट मायर जी ने। देखो भाई, देखो 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 देखो, ये रहा अर्नस्ट मायर जी ने, ये रहे। ठीक है भाई, तो चलो भाई आगे चलो, आगे चलो, चलो 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 चलो, चलते रहो चलते रहो, चलते चलो भाई। ये देखो, ठीक है ठीक, ओके। हाँ, तो स्पीशीज़ क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली। फ्रीली का मतलब कि कोई भी उनको रुकावट नहीं होगी इंटरब्रीड करने में। ठीक है, लोवेस्ट कैटेगरी है। लोवेस्ट क्यों? लोवेस्ट है मतलब टेक्सोनोमी में सबसे लास्ट पे, मतलब सबसे पहले यही पढ़ते हैं, तो ये लोवेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है? ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम किसकी स्पीशीज़ है? पोटैटो की। देखो भाई, ये एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कोई भी आपको ट्रिक नहीं बता सकता। अगर आपको निमोनिक कोई बनाना है तो अपने आप बनाना होगा, ट्रिक बनानी है अपने आप बनानी होगी। जैसे कि ट्यूबरसम किसका स्पीशीज़ है? पोटैटो। इंडिका मैंगो की स्पीशीज़ है, पहले ही बताया था नोमेनक्लेचर। लियो लायन की स्पीशीज़ है। टिग्रिस टाइगर की स्पीशीज़ है। ह्यूमंस की स्पीशीज़ क्या है? सेपियंस। सेपियंस। ये क्या हो गया भाई? रुको रुको रुको, सॉरी भाई सॉरी, ओहो वो सारा पेन वाला चला गया भाई। कोई बात, कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, होता है। ठीक है, अब आता है जीनस। जीनस
जीनस मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंट स्पीशीज़ को कंबाइन कर दूंगा जिनके पास, जैसे ना मेरे पास मान लो दो स्पीशीज़ हैं जिनका नाम है ए और बी, उनके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कि जैसे ए की भी बॉडी पे बाल हैं, बी की भी बॉडी पे बाल हैं, तो क्या मैं उनको एक और ग्रुप में इकट्ठा धर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ धर देता हूँ, और उसको मैंने नाम दिया था जीनस। क्या नाम दे दिया? जीनस। तो जीनस, व्हेन डिफरेंट स्पीशीज हैव सम सिमिलर कैरेक्टर्स दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म जीनस। डिफरेंट स्पीशीज हैव सम सिमिलर कैरेक्टर्स, डिफरेंट स्पीशीज हैव सम, एक सेकेंड यार ये क्या हो जा रहा है भाई, सिमिलर कैरेक्टर्स दे आर कॉल्ड जीनस। जीनस जैसे हमने स्पीशीज पढ़ी थी ना, ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम के साथ ही एक और स्पीशीज है नाइग्रम, जो कि मक्की के दाने जो होते हैं ना उसकी स्पीशीज है नाइग्रम। एक और स्पीशीज है मेलोंजेना जो ब्रिंजल की स्पीशीज है। इन दोनों को इकट्ठा पुट किया जाता है एक जीनस के अंदर, जिस जीनस का नाम है सोलेनम। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? नेम के लिए क्या करते थे, पहले जीनस रखते थे फिर स्पीशीज। साइंटिफिक नेम पोटैटो का होगा सोलेनम ट्यूबरोसम। मक्की का साइंटिफिक नेम सोलेनम नाइग्रम। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम सोलेनम मेलोंजिना। ठीक है, ऐसी मैंने लायन की स्पीशीज पढ़ी थी, लायन की लियो। टाइगर की पढ़ी थी, टाइगर की टिग्रिस। ये दोनों सिमिलर हैं क्या? सिमिलर है हाँ। एक जीनस में धर दिया, जीनस का नाम है पेंथेरा। एक और स्पीशीज साथ में ले ली, कौन सी? लेपर्ड की स्पीशीज पारदस, उसकी स्पीशीज का नाम है पारदस। तो क्या लेपर्ड का पूरा नाम हो गया पेंथेरा पारदस, टाइगर का पूरा नाम हो गया पेंथेरा टिग्रिस, और कौन सा था दूसरा? हाँ, लायन का पूरा नाम हो गया पेंथेरा लियो। ऐसे ही जीनस ऑफ ह्यूमंस क्या है? होमो। स्पीशीज क्या थी? सेपियंस। नाम क्या होगा? होमोसेपियंस। तो ये है भाई बस। बात आती है फैमिली। ऐसे ही जीनस के पास सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, उनको इकट्ठा कर दूंगा, फैमिली बन जाएगी। एग्जाम्पल्स, पेंथेरा जो जीनस है किसका? टाइगर वाला जीनस पेंथेरा। और फेलिस किसका जीनस है? कैट का। फेलिस कैट का जीनस है। फेलिस और पेंथेरा को इकट्ठा धर देती है किसमें? फेलिडी फैमिली में। ठीक है, सोलेनेसी। और एक प्लांट की अगर बात कर लें तो प्लांट में एक फैमिली तो सोलेनेसी, जिसके अंदर आते हैं दतूरा और अपना सोलेनम और पेटूनिया। ये सारे जीनस किसके अंदर आते हैं? सोलेनेसी। और जो फैमिली है कैनिडी, वो डॉग की फैमिली होती है। ठीक है भाई, तो फेलिडी इंक्लूड्स फेलिस एंड पेंथेरा, डॉग्स आर इंक्लूडेड अंडर फैमिलीज कैनिडी। अब ऐसी फैमिलीज को इकट्ठा कर दूंगा, ऑर्डर बन जाएगा। जैसे कि सोलेनेसी, कॉन्वोल्वलेसी और सोलेनेसी और कॉन्वोल्वलेसी पोलीमोनिएल्स ऑर्डर के अंदर आते हैं। पोलीमोनिएल्स ऑर्डर के अंदर आते हैं। और जो हमारा ऑर्डर कार्निवोरा है वो इंक्लूड करता है पेंथेरा जीनस को, सॉरी पेंथेरा कह रहा हूँ, फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली को। ठीक है, अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द ऑर्डर कैन रिप्रेजेंट प्लांट और एनिमल। तो इसके लिए एक ट्रिक है। जनरली क्या होता है, जो प्लांट के ऑर्डर है ना उनके पीछे ओल्स लगा होता है। तो उनके पीछे क्या लगा होता है? एल्स। जैसे पोलीमोनी एल्स। आगे हम पढ़ेंगे सेपिनडेल्स, पो एल्स। वीट का ऑर्डर होगा पो एल्स। मंकी कह रहा हूँ, मैंगो का ऑर्डर होगा सेपिनडेल्स। और जो एनिमल्स के ऑर्डर्स हैं उनके पीछे आता है ओरा, आ की साउंड आएगी पीछे आ। जैसे कार्निवोरा, प्रीमाटा, ह्यूमन का ऑर्डर है प्रीमाटा। और ऐसे फैमिली में, एक सेकेंड, ऐसे ही फैमिली में जो एसी जिसके पीछे है वो होगी फैमिली ऑफ प्लांट। जिसके पीछे ना आए वो होगी एनिमल्स की। एनिमल्स के पीछे ए, फेलिडे, कैनिडे, ऐसा आएगा। ठीक है ना भाई। तो ये कुछ आपको वो है जो मतलब
रिकग्नाइज खुद से भी करने होंगे और कुछ कुछ मैं भी बताता ही चल रहा हूँ। अब ये एक फिगर है स्पीशीज से लेके और लाइफ तक का। स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। फिर किंगडम भी डोमेन्स में आते हैं। डोमेन्स के बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। फिर डोमेन तो आपको पता ही है लाइफ, है ना। तो लाइफ तो मतलब सबकी एक ही है लाइफ। तो डोमेन कितने होते हैं? 3 डोमेन्स होते हैं। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, एक सेकेंड। डोमेन कितने होते हैं? 3 डोमेन्स हैं। लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन बाय कार्ल वूस। अगेन मैं अभी नहीं लिख रहा कार्ल वूस के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ने हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो कार्ल वूस के बारे में भी उन तभी पढ़ेंगे। अब हमारी अगली क्लास क्या है, मतलब अगली कैटेगरी क्या है? क्लास। ऑर्डर को इकट्ठा करके क्या बनता है? क्लास। क्लास तो एनिमल की क्लास होती है मेमेलिया, वो इंक्लूड करती है कार्निवोरा ऑर्डर को और प्रिमाटा ऑर्डर को। ऐसे ही प्लांट्स में क्लास होती है डाइकोट। डाइकोट क्लास के अंदर वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सीड्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर इसको पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे इसको, ठीक है भाई। अगर आता है फाइलम। फाइलम फाइलम कोडेटा एक एनिमल फाइलम है जो इंक्लूड करता है मेमेलिया क्लास, बर्ड्स की क्लास को, और रेप्टाइल्स की क्लास। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोडेटा फाइलम हम एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम। कोडेटा बस आप अभी तो एग्जांपल याद कर लो कि फाइलम है, ठीक है। प्लांट्स के केस में फाइलम को डिवीजन कहा जाता है। प्लांट्स के केस में फाइलम को डिवीजन, सेम चीज़ है, सेम चीज़, बस टर्म अलग दे दी प्लांट्स को, इसलिए जिसका नाम है फाइलम। ओके। अब आता है किंगडम। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी। सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं डोमेन्स के बाद मतलब किंगडम ही आता है। डोमेन्स को भी आप भूल जाओ प्लीज़। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। डोमेन्स उसने एज ए कैटेगरी नहीं इंक्लूड करे, ठीक है ना। तो ऑल प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। लेकिन किंगडम वैसे 5 होते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कौन कौन से किंगडम होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है भाई। तो भाई किंगडम खत्म होने के साथ ही हमारा चैप्टर भी होता है ख़त्म। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी है। रुको भाई रुको 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 रुको, जूम हो पाएगा ये? ये एक टेबल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। इस पूरे टेबल से या मैचिंग आ जाएगी या एक सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, आना ही आना है। इस टॉपिक को आप रट्टा मारना है रट्टा मार लो, टेबल को गोल के पीना है गोल के पी लो, कैसे मर्जी करो, ये याद होना चाहिए बस। क्या है इसमें, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मैन, ह्यूमन, जैसे कि हाउस फ्लाई जिसको मक्खी कहते हैं, मैंगो, फिट, इन सभी की टेक्सोनोमी याद करनी है। कि जैसे मैन है इसका बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमोनिडी, स्पीशीज हमको पता है सेपियंस, ऑर्डर है प्रिमाटा, क्लास है मेमेलिया, फाइलम है कोडेटा, हमको सारा याद करना है। हाउस फ्लाई कॉमन बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, ऑब्वियस सी बात है, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, एनिमल के अंडर है। मैंगो प्लांट के अंडर है, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी जो हमारा 5th चैप्टर है मॉर्फोलॉजी वाला, उसमें डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन अच्छे से समझ जाएंगे। एंजियोस्पर्म में अगेन प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे कि ये कौन सा डिवीजन होता है प्लांट्स का। वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडने और फाइलम एंजियोस्पर्म। और ये पोएसी फैमिली है ना, जब भी नहीं ऐड हुई है नीट में
मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज पढ़नी होती हैं प्लांट की। पहले हमें पढ़नी होती थी फेबेसी, लिलेसी और सोलनेसी। अब हमको सोलनेसी और लिलेसी नहीं पढ़नी, फेबेसी पढ़नी है, ब्रासिकेसी पढ़नी है, ये दोनों पहले भी होती थी। और 3 नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, मॉलवेसी, पोएसी और एस्टेरेसी। तो पोएसी उनमें से एक है। तो ये लास्ट लाइन जो है वीट वाली, इसकी इंपॉर्टेंस तो अब और भी बढ़ गई है। वीट वाली जो लाइन है इसकी इंपॉर्टेंस तो और भी बढ़ गई है। और इसके साथ हमारा चैप्टर होता है एंड। एक टॉपिक और था टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि दोनों से ही डिलीट हो चुका है, नीट से और बोर्ड से भी। टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें क्या था, कुछ ऐसे डिवाइसेस पढ़ने थे हमको, कुछ ऐसे चीज़ें जो हमने बनाई हैं वो पढ़नी थी जो कि टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं। टॉपिक अच्छा था वो भी, लेकिन डिलीट हो चुका है अब। तो चलो कोई नहीं, बाय बाय। अब इस वन शॉट के बाद अपनी आप एनसीईआरटी रीड करिएगा। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको लगेगा कि सब आता है, क्योंकि मैंने करा ही दिया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर करा दिया मैंने एनसीईआरटी में से। तो बस बाय बाय। अब कमेंट्री सेक्शन में बता देना कि अगले में इसके क्वेश्चंस करने हैं या नेक्स्ट चैप्टर करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। ओके भाई, बाय बाय। ठीक।